सर सबसे पहले तो बहुत बहुत थैंक यू कि आप हमारे पॉडकास्ट में आए टॉक विद सिद्धार्थ के अंदर। जो है वो ये है कि जो ब्लड सप्लाई होता है हार्ट को वो सडनली कट ऑफ हो, लेकिन हार्ट की बीमारी ना हो उसके लिए बहुत सारे फूड्स है। उसको प्रिवेंट करने के लिए बहुत लोगों ने प्रोटीन्स लेना चाहिए। आमतौर पे सबने नहीं लेना चाहिए। मैस्ट्रिब्यूशन करने की हैबिट होती है बहुत सारे लोगों के अंदर। नहीं, ये वो सारे मिथ्स है। एनर्जी ड्रिंक एक्चुअली दे आर डैमेजिंग टू यू। मैं हूँ डॉक्टर सैफी आरसी वाला, सीनियर कार्डियक सर्जन। सर सबसे पहले तो बहुत बहुत थैंक यू कि आप हमारे पॉडकास्ट में आए टॉक विद सिद्धार्थ के अंदर। जैसे कि हमने सुना है कि आप एक हार्ट सर्जन है, तो ये हार्ट अटैक एक्चुअल में क्या होता है उस बारे में जानना चाहूँगा। आपके सारे दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। हार्ट अटैक की जो मेन वजह है वो ये है कि जो ब्लड सप्लाई होता है हार्ट को वो सडनली कट ऑफ हो जाता है एकदम से। उसके कारण ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन हार्ट को नहीं मिलता और उसके लिए हार्ट में जहाँ जहाँ सप्लाई बंद होता है वहाँ हार्ट डैमेज होता है और उसे हम हार्ट अटैक कहते हैं। सर डैमेज किस टाइप से, मतलब कि नर्व ब्लॉकेज होती है या फिर नहीं, आर्टरीज ब्लॉकेज होती है। उससे जो ब्लड सप्लाई होता है, न्यूट्रिशन जो मसल को है वो नहीं पहुंचता है और मसल में डैमेज होती है हार्ट के, जो पंप करता है। तो अगर वो डैमेज हो जाएगा मसल तो हार्ट ठीक से पंप नहीं कर सकता ब्लड को, हमारे शरीर को। तो सर इसका अगर जैसे अगर मैं हूँ, मुझे पता करना है कि हार्ट मतलब मेरा हार्ट कितना ब्लॉकेज है या फिर मेरे हार्ट में क्या प्रॉब्लम है, तो कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी है जिससे हम ये चीज़ें पता कर सकते हैं? ऐसी कोई एडवांस टेक्नोलॉजी ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि जिनको कोई बीमारी नहीं है, जैसे अगर 10 साल का बच्चा है तो उसको हम क्यों इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अगर कोई साइंस है, कोई सिम्टम्स है उसको, तभी हम जाके उसका टेस्ट कराएंगे कि भाई इसको क्या प्रॉब्लम है। तो उसके लिए कुछ इन्वेस्टिगेशन ज़रूर करते हैं। लेकिन हार्ट अटैक एक एडल्ट्स में होता है, वो ज़्यादातर 30 साल 25 साल के बाद ही, आजकल यंगस्टर्स में हो रहा है 25-30 साल में। नॉर्मली वो डिजीज़ ओल्ड एज की है। तो अगर आपका मतलब हार्ट डिजीज़ से, हार्ट अटैक से मतलब है, तो वो आम तौर पर एल्डरली ओल्ड एज में होता है, यानी 40-50 साल के बाद। लेकिन आजकल ये हमारी लाइफस्टाइल ऐसी बदल गई है कि जो एजिंग प्रोसेस माना जाता था, बुढ़ापे की निशानी मानी जाती थी, हार्ट अटैक एक बुढ़ापे की निशानी मानी जाती थी, लेकिन अभी यंगर एज ग्रुप में होने लगा है वो, और हमारे पास उसकी ट्रीटमेंट अवेलेबल है, इसलिए वो ज़्यादा देर तक जी सकते हैं। तो लाइफस्टाइल चेंजेस के कारण ये बीमारी जल्दी छोटे वय में भी शुरू हो जाती है। तो ऐसी कोई टेक्नोलॉजी हम नहीं बता सकते, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि जिन्हें रिस्क फैक्टर्स है उन लोगों को कुछ टेस्ट ज़रूर से करवाने चाहिए, जिससे हमें ये पता चले कि वो रिस्क पे है या नहीं है। सर कौन से टेस्ट ऐसे होते हैं जो एकदम प्रॉपर बताते हैं कि हार्ट इतना डैमेज है या फिर इसमें क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है? देखो ये सारी चीज़ें अलग अलग हैं। हार्ट कितना डैमेज है उसकी टेस्ट अलग है, हार्ट की नाड़ियों में ब्लॉक है उसकी टेस्ट अलग है, हार्ट का फंक्शन क्या है उसकी टेस्ट अलग है। आमतौर पे हम जो 2 मेजर टेस्ट कहते हैं, जिसे एक है कि सबसे शुरुआती में हम ईसीजी देख लेते हैं, अगर वो उसमें कोई चेंजेस है, फिर उसके बाद फिर भी लगता है कि पता नहीं कि हार्ट प्लस माइनस है, तो हम ट्रेडमिल टेस्ट भी कई बार कराते हैं। लेकिन ट्रेडमिल टेस्ट के अपने प्रॉब्लम्स है, क्योंकि वो फॉल्स पॉजिटिव या फॉल्स नेगेटिव का इंसिडेंस ज़्यादा है। तो अगर हमें बहुत ज़्यादा डाउट है, साइकोलॉजिकल पेशेंट को इश्यूज़ है, तब हम ट्रेडमिल टेस्ट करते हैं। अगर ट्रेडमिल टेस्ट नेगेटिव है तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसको हार्ट डिजीज़ नहीं है। फिर हम इको की टेस्ट करके देख सकते हैं, इकोकार्डियोग्राफी, जिसमें हमें हार्ट का स्ट्रक्चर का पता चलता है और कुछ हद तक फंक्शन का पता चलता है कि हार्ट कैसे फंक्शन कर रहा है, सारे हार्ट के मसल्स मूव हो रहे हैं या नहीं, या किसी मसल में डैमेज है, ये इकोकार्डियोग्राफी से पता चलता है। और हार्ट की नाड़ियों में ब्लॉक है वो एंजियोग्राफी से पता चलता है। तो ये सारे टेस्ट अलग अलग हैं। ये सर ये टेस्ट जो होते हैं ये पेनफुल होते हैं? ये कोई भी टेस्ट पेनफुल नहीं है इसमें से। एंजियोग्राफी भी सेफ है, बहुत एक छोटा सा इंजेक्शन दिया जाता है
हाँ। आमतौर पर हम हाथ की नाड़ी से करते हैं, जिसे हम डायरेक्ट एंजियोग्राफी कहते हैं, और वो सबसे अच्छी टेस्ट होती है। और कुछ पैर की नाड़ी से भी कई बार किया जाता है अगर हार्ट की नाड़ी में प्रॉब्लम है तो एक छोटा सा लोकल इंजेक्शन देते हैं, पेशेंट को बेहोश करने की भी ज़रूरत नहीं है। जैसे हम इंजेक्शन देते हैं उसी तरीके से एक इंजेक्शन दे के एक कैथेटर हार्ट के अंदर डालते हैं, और कैथेटर से डायरेक्ट कोरोनरी आर्टरीज यानी कि जो आर्टरीज ब्लड सप्लाई करते हैं हार्ट को, उसके अंदर एक डाई इंजेक्ट करते हैं जो रेडियो ओपेक होता है और जो एक्सरे पे दिखता है। तो एक्सरे हम उस समय एक्सरे लेते हैं, एक्सरे वो फिल्म के माध्यम से लेते हैं, एक चलती फिल्म, क्योंकि हार्ट मूव करते रहता है, उसीलिए फिल्म के माध्यम से ही वो कर सकते हैं कि ब्लॉकेज कहाँ है, वो एंजियोग्राफी से पता चलता है। तो सर जैसा आपने बताया कि ईसीजी होती है, आजकल हम देखते हैं कि स्मार्ट वॉचेस के अंदर ईसीजी का ऑप्शन आता है। जैसे अपन अगर थोड़ी ब्रांडेड लेते हैं एप्पल वॉच वगैरह, तो उसके अंदर ईसीजी का ऑप्शन आता है। वो किस लेवल तक सक्सेस है? वो एक्चुअली ये एप्पल वॉचेस का जो ईसीजी है वो उनके लिए है जिनको ऑलरेडी हार्ट की बीमारी डायग्नोस की गई है कि हाँ भाई उसे हार्ट की बीमारी है, और उसका बेसलाइन ईसीजी क्या था, और फिर उस बेसलाइन ईसीजी से कुछ चेंजेस हो रहे हैं क्या। कई लोगों को पेसमेकर लगा रहता है तो सडनली वो पेसमेकर फंक्शन कर रहा है या नहीं, वो ईसीजी से पता चलता है। अगर उसका पेसमेकर की सेटिंग समझो 110 की हार्ट रेट पे है और पेसमेकर फंक्शन करना बंद कर दिया तो हार्ट रेट 20 हो जाएंगी, तो वो ईसीजी से पता चलेगा। तो ये स्मार्ट वॉच बेसिकली उसी के लिए डिज़ाइन की है कि जिनको ऑलरेडी हार्ट की बीमारी है, लेकिन एज अ फैशन या टू मॉनिटर हार्ट वो इतना उपयोगी नहीं है, मतलब इतना यूजफुल भी नहीं है, इतना यूजफुल नहीं है कि काम जो चल नॉर्मल आदमी भी उसको पहन के घूमे। हाँ, बस काम चल सकता है उससे। उससे सिर्फ हार्ट रेट मिलेगा आपको, उससे ज़्यादा तो हार्ट रेट से ज़्यादा तो तो सर क्या, वो इसमें तो जो आता नॉर्मल किसी भी वेयर में मिलेगा। इसमें जो आता है ये परफेक्ट बताता है हार्ट रेट वगैरह? हार्ट रेट डिपेंड करता है कि वो यूज़ कैसा कर रहा है। अगर वो लूज है, टाइट है, कौन सी एरिया में यूज़ कर रहे हैं, उसके हिसाब से वो हीट सेंसिंग के हिसाब से हार्ट रेट बताता है। सो इट मे बी एक्यूरेट एट टाइम्स, इट मे बी इनएक्यूरेट एट टाइम्स। तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाऊंगा मैं कि हार्ट अटैक जो होता है उसके रीजंस क्या है? ऐसा कोई एक रीज़न एट्रीब्यूटेड नहीं है मतलब कि कुछ हम specific ऐसा नहीं कह सकते major कि reason। स्पेसिफिकली इसके कारण हार्ट अटैक होता है। जो हार्ट अटैक एक नॉर्मल पार्ट है, मेटाबॉलिक एक बड़ा डिसऑर्डर डिजीज का एक पार्ट है, एक हिस्सा है वो शुरुआत कहीं और से होती है। जैसा एक पेड़ है उसको हम बीमारी कहेंगे, और पेड़ की जैसी डालियाँ ब्रांचेस होती है, वैसे उस मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के अपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीमारी वहाँ से आती है, तो उसमें से एक हार्ट अटैक है। सो जो जड़ है बीमारी की वो बेसिकली दो ही कारण होते हैं किसी भी बीमारी के। एक होता है इन्फ्लेमेशन, यानी कि जब सोजिश होती है हमारे शरीर में, उसे हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं। जैसे अगर हमको हाथ पे कुछ लग गया समझो, तो वहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है, रेडनेस होता है, पेन आता है, तो वो पेन को हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं। तो अगर हमारे शरीर के अंदर कोई इंजरी होती है तो सेम रिएक्शन हमारे शरीर के अंदर भी होती है, उसे हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं। और इन्फ्लेमेशन का एक जो क्लासिक एग्जाम्पल है वो कोविड था। हाँ। इन्फेक्शन से इन्फ्लेमेशन हो रहा था, लेकिन वो अगर ऐसा देखा जाए कि वो फास्ट इन्फ्लेमेशन था, यानी कि अगर 3 घंटे की पिक्चर आपको 10 मिनट में दिखाई जाए तो क्या होता है, वो 10 साल का जो इन्फ्लेमेशन है हमें 10 दिन में देखने को मिला कोविड में। हाँ। तो उसलिए वो इतना फास्ट था कि वो तुरंत हार्ट को अटैक करता था, जो 10 साल में नहीं तो अदरवाइज इन्फ्लेमेशन अटैक करता है। हाँ। तो वो 10 दिन में कोविड में अटैक करता था। तो इन्फ्लेमेशन एक मेजर कॉज है। और दूसरा कॉज है इंसुलिन रेजिस्टेंस, जिसे हम इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस एक हमारे खाने पीने से रिलेटेड है, जो डायबिटीज़ की पहली स्टेज में आता है। हाँ। सो सारे उधर से शुरुआत होती है। तो कई बार डायबिटीज़ नहीं होके उन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर होता है या फिर हार्ट अटैक आता है डायबिटीज़ होने के पहले। और ज़्यादातर मरीज़ में लगभग 70-80% हार्ट अटैक के मरीज़ डायबिटीज़ उस समय डायग्नोस होते हैं या उनको डायबिटीज़ पहले से ही रहता है। सो जिनको पहले से रहता है वो लगभग 60 से 70% है, और जिनको हार्ट अटैक के समय डायग्नोसिस होता है वो लगभग 20-30% है। और दूसरी बात यह है कि डायबिटीज़ में कई बार साइलेंट हार्ट अटैक आता है। उसका मतलब ये कि उसे पता ही नहीं चलता है कि उसे हार्ट अटैक आ रहा है। हाँ, उसके कुछ अपने कारण हैं। और वो क्या होता है मतलब? साइलेंट हार्ट अटैक में
मरीज को पता नहीं चलता कि उसको हार्ट अटैक आया है, लेकिन 2-4 दिन के बाद उसे कुछ ऐसे सिम्टम्स डेवलप होते हैं, जैसे सांस फूलने लगती है या फिर उसको घबराहट सी महसूस होती है। तो इस तरीके के सिम्टम्स आते हैं और फिर 2-3 दिन के बाद वो ठीक हो जाता है अपने आप ही, उसे पता नहीं चलता। वो उसे माइनर अटैक हम कह सकते हैं कि मल्टीपल माइनर अटैक्स आ सकते हैं। सर, तो जब किसी को अगर हार्ट की प्रॉब्लम है तो ऐसे कौन से फूड्स होते हैं जो उन्हें अवॉइड करने चाहिए? एक्चुअली ये सवाल की जगह है आप ये सवाल मुझे पूछ सकते हो कि हार्ट की बीमारी ना हो, हाँ, उसके लिए हम क्या खाना खा नहीं सकते सर, हो? जिनको प्रॉब्लम है वो उनको भी तो जिनको प्रॉब्लम है उनको तो हो गई प्रॉब्लम। हाँ, हमें ट्रीटमेंट पे नहीं फोकस करना है, हमें प्रिवेंशन पे फोकस करना है। हाँ, कि भाई उसे हार्ट की बीमारी हो ही नहीं। हाँ, क्योंकि हार्ट की बीमारी अचानक से नहीं होती, कम से कम 10 से 12 साल लगाती है। वो हार्ट की बीमारी स्लोली होती है। हाँ, जैसा मैंने बताया कि वो इन्फ्लेमेशन, इंसुलिन रेजिस्टेंस, ये ओवरनाइट नहीं होते, या 2 दिन में नहीं होते, या 2 महीने में नहीं होते। ये धीरे 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 जैसे जंग लगता है उस तरीके से हमारे शरीर में होता है, ये क्योंकि ये एजिंग प्रोसेस है। सो हार्ट की अगर बीमारी हो गई उसको ऑलरेडी, तो ऐसा कुछ खाना नहीं है कि जो जिससे उसको बचना है। बेसिकली उसको सेम प्रिकॉशन लेना है। जिनको बीमारी नहीं हुई है उनको भी वही प्रिकॉशंस लेना है और वही करना है, वही लाइफस्टाइल चेंजेस करना है। जिनको नहीं हुई है उनको भी वही लाइफस्टाइल चेंजेस करना है और जिनको हो गई है उनको भी वही करना है। कोई डिफरेंस नहीं है उसमें कि अगर बीमारी हो गई तो आपको ये करना है और बीमारी नहीं है तो आपको ये करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो वो डिपेंड। दूसरी बात ये है कि फूड रिलेटेड, अगर डायबिटिक है तो उसके डायबिटिक के हिसाब से उसको चलना है, खाना लेना है और नहीं लेना है। हार्ट पर से के लिए कुछ भी ऐसा नहीं है। अच्छा। लेकिन हार्ट की बीमारी ना हो उसके लिए बहुत सारे फूड्स है, उसको प्रिवेंट करने के लिए बहुत सारे फूड है। जो फूड डायबिटिक क्रिएट करता है वही फूड हार्ट को भी हार्म करता है। अच्छा। या जो फूड से हमें मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होते हैं, जिसे हम एक बड़ा डिजीज मानते हैं, जिससे सारी बीमारियां पैदा होती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस, उसके लिए हमें क्या, हमारे लिए वो क्यों होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस? क्योंकि वो अनहेल्दी फूड हैबिट से होता है और फिर आगे जाके डायबिटीज होता है। फिर या तो डायबिटीज होगा या डायरेक्टली हार्ट अटैक आएगा या फिर हाई ब्लड प्रेशर होगा या फिर ब्रेन स्ट्रोक हो जाएगा। तो ये मल्टीपल, जड़ तो एक ही है उसकी, लेकिन वो किस डायरेक्शन में जाएंगी वो पेशेंट पे डिपेंडेंट है। अच्छा। उसके मेकअप पे डिपेंडेंट है, उसके स्टाइल पे डिपेंडेंट है, उसको कितने रिस्क फैक्टर्स है उस पर डिपेंडेंट है। तो हर कोई के अलग अलग थोड़े बहुत रिस्क फैक्टर्स होते हैं। तो सर, जैसा कि हम सुनते हैं कि कुकिंग ऑयल जो होता है वो हार्मफुल होता है या यूज़ नहीं करना चाहिए कुकिंग के लिए? नहीं, कुकिंग ऑयल बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। ब्रॉडली स्पीकिंग उसको 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं और एक एनिमल ऑयल्स होते हैं, या डेयरी प्रोडक्ट्स के ऑयल होते हैं। तो जो वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं उसमें से सीड ऑयल्स जो होते हैं वो हार्मफुल होते हैं, क्योंकि उसमें ओमेगा 6 फैटी एसिड्स ज़्यादा होते हैं। और जो फ्रूट से बनाए गए, जैसे ऑलिव ऑयल है या फिर ग्राउंडनट ऑयल है, वो नट से बनाए हैं, वो लेस हार्मफुल होते हैं कंपेयर टू सीड ऑयल। सीड ऑयल में जैसे सनफ्लावर ऑयल आता है वो ज़्यादा हार्मफुल है हमारे शरीर के लिए। तो सीड ऑयल को, और उसमें से भी चाहे कोई भी ऑयल हो, अगर वो बहुत ज़्यादा ओवर रिफाइंड है या प्रोसेस्ड है, क्योंकि रिफाइनिंग और प्रोसेसिंग में ऑक्सीडेशन और बहुत सारे केमिकल्स ऐड किए जाते हैं उनको प्योरीफाई करने के लिए, और ये केमिकल्स उनका ट्रेड सीक्रेट होता है, वो बताना नहीं चाहते। और वो सारे केमिकल्स हमारे शरीर के लिए हार्मफुल होते हैं और वो डायरेक्टली इन्फ्लेमेशन हमारे शरीर में प्रोड्यूस करके, इन्फ्लेमेशन के कारण हार्ट अटैक आता है। तो इस तरीके से ये इनडायरेक्टली हमारे हार्ट को अफेक्ट करते हैं ये जो सीड ऑयल्स है। इसके ऑपोजिट अगर डेयरी ऑयल, जैसे कि घी ले लो या कोई भी डेयरी से बनी हुई बटर ले लो, दे आर लेस हार्मफुल, और उसमें से भी कुछ हेल्दी चीज़ें होती है जैसे घी में होता है। तो सीड ऑयल हमें अवॉइड करना चाहिए, और उसमें से भी जो दूसरे ऑयल्स है उसमें से भी प्योर रिफाइंड या बहुत सारा अल्ट्रा प्रोसेस, इनको अवॉइड करना, ये हार्मफुल होता है। और अभी बहुत से डॉक्टर्स भी मना करते हैं कि यार घी बहुत कम से कम यूज़ करना चाहिए। देसी घी, जो पहले वेजिटेबल ऑयल घी आता था डालडा, वो बैंड हो गया बिकॉज ऑफ द सेम रीज़न। जो देसी घी है अपना, वो सिर्फ इंडिया में ही आया है।
हाँ। और हमारे पुराने शास्त्रों में भी लिखा है कि देसी घी इज़ वेरी गुड, तो वो झूठ तो नहीं हो सकता। हाँ। तो उसलिए देसी घी इज़ क्वाइट हेल्दी। मॉडरेशन में अगर आप लेंगे तो वो बहुत हेल्दी चीज़ है, और मेरे हिसाब से वो देसी घी सबको ज़रूर से खाना चाहिए, बिकॉज देसी घी में असेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं जिससे हमारी इम्यूनिटी अच्छी होती है। सेकेंडली वो एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है, वो इन्फ्लेमेशन को भी कम करते हैं। इसके साथ साथ वो बहुत सारे फैट सॉल्युबल केमिकल्स जो हमारे शरीर के लिए रिक्वायर्ड होते हैं वो हेल्प करते हैं एब्जॉर्प्शन में, जैसे कि विटामिन डी हुआ या बहुत सारे दूसरे केमिकल्स है जो एब्जॉर्ब हमारे गट से होके हमारे शरीर में जाते हैं। उसके लिए देसी घी बहुत फ़ायदेमंद है। इन्फेक्शन के लड़ने के लिए देसी घी बहुत उपयोगी है। उसी तरीके से एंटी कैंसर प्रॉपर्टी भी है देसी घी में। तो देसी घी इज़ अ वेरी हेल्दी थिंग। इनफैक्ट हम तो कई बार कहते हैं कि सीड ऑयल में कुकिंग करने के बजाय आप देसी घी में कुक करो, दैट इज़ सेफर एंड बेटर। सो अप टू 25-30 ग्राम्स पर डे एक आदमी के लिए इट इज़ रीजनेबली गुड। बहुत ज़्यादा एक्सीड 50 ग्राम से एक्सीड करेंगे तो हो सकता है उसमें सैचुरेटेड फैट है, तो दे मे बी हार्मफुल टू सर्टन इंडिविजुअल्स, बट ऑन द होल देसी घी इज़ हेल्दी। तो सर जैसा आपने बताया कि देसी घी हेल्दी होता है, बहुत सारे डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं, आपने भी किया है नहीं किया है, हो सकता है आपने किया हो, ओ ऑयल कुकिंग करके एक टर्म आती है जिसमें ऑयल बिना ऑयल के सब्जी बनती है, मतलब बिना घी या ऑयल के। वो नॉन स्टिक पैन की आप बात कर रहे हैं या एयर फ्रायर की बात कर रहे हैं? नहीं सर, ओ ऑयल कुकिंग होती है, मतलब जिसमें ऑयल यूज़ ही नहीं होता। वो कुकिंग हमारे हिंदुस्तान में तो बहुत ऐसी कोई कुकिंग ही नहीं है जो बगैर ऑयल किए या बगैर तड़का लगाए होती है। हाँ। तो ऐसी उस कुकिंग को क्या, दैट डिपेंड्स कि क्या आप कुक कर रहे हो। मुझे उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। हाँ। क्योंकि मैं इंडिया में रहता हूँ और मेरे मरीज़ जो है वो सारे नॉर्मल खाना खाते हैं। हाँ। ऐसे कोई सोफिस्टिकेटेड खाना एक तो नॉन अफोर्डेबल है, पहली बात तो वो महंगा पड़ता है, एंड सेकेंडली आई वुड नॉट एडवाइस। जो नॉर्मल खाना छोड़ के अब नॉर्मल खाना क्यों खाना है? नॉर्मल खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोवाइडेड आप रेस्ट्रिक्टेड क्या खाना है उस पर ध्यान दो। हाँ। आप नॉर्मल अगर खाना, सब्जी रोटी दाल चावल जो घर में बनती है जो हमारे, और अगर आपको सबसे अच्छा पूछना है कि क्या खाना है तो हमारे दादी नानी उनको पूछो कि वो क्या खाना खाते थे, क्योंकि वो जो खाना खाते थे वो कभी फ्रिज में रखते नहीं थे, क्योंकि फ्रिज था ही नहीं उस जमाने में। तो जो खाना जिसको हम रियल फूड किसको कहते हैं, जो खराब होता है उसको हम रियल फूड कहते हैं। हाँ। तो रियल फूड हमें खाना चाहिए। हाँ। चाहे आप कैसे भी खाओ उसको। तो रियल फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट रादर देन जो शेल्फ लाइफ हो जिस फूड की शेल्फ लाइफ है उसे हमें नहीं खाना है। जैसे स्विगी जोमेटो वाले ये सब 10 मिनट में आपको खाना देते हैं। हाँ। और कभी भी पहुंचा सकते हैं। दैट मीन्स उनका जो खाना है वो शेल्फ लाइफ है, उसको वो प्रिजर्व करके रखते हैं। सो प्रिजर्वेटिव्स और इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स ये हमारे शरीर के लिए हार्मफुल होते हैं। तो वो चीज़ें हमें नहीं खानी चाहिए जो जिसमें पैकेज्ड हो, प्रिजर्वेटिव्स हो, पेस्टिसाइड्स हो, ये चीज़ें हमें अवॉइड करनी है। नॉर्मल हमारा खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर हमें क्यों अवॉइड करना है? क्योंकि कुछ मात्रा में तीनों चीज़ें, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जिसे हम कहते हैं, हाँ। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट एंड प्रोटीन, इनका प्रोपोर्शन सही होना चाहिए और वो हमें तीनों की ज़रूरत है। फैट की इसलिए ज़रूरत है कि फैट बहुत इंपॉर्टेंट सेल वॉल के लिए हमारे ज़रूरत है। इंटीग्रिटी के लिए फैट इज़ इम्पॉर्टेंट हमारे शरीर के लिए। उसी तरीके से मसल के लिए प्रोटीन इंपॉर्टेंट है और एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट इंपॉर्टेंट है। सो तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो हमें एक राइट प्रोपोर्शन में तीनों खाने की कोशिश करनी चाहिए। और जो हमारे, अगर आपको नहीं समझ में आया तो दादी नाना नानी को पूछ लो कि क्या खाना खाना चाहिए। दे आर बेटर देन एनी डॉक्टर, एनी न्यूट्रिशनिस्ट, एनी डायटिशियन इन द वर्ल्ड। यस सर। दे विल टेल यू द राइट फूड। उनके पास विजडम है, हमारे पास सिर्फ इंफॉर्मेशन और नॉलेज है, उनके पास विजडम है। दैट इज द डिफरेंस। एक्सपीरियंस की है वो चीज़। विजडम है, दे कैन। हम लोग के पास इंफॉर्मेशन है सिर्फ, हाँ। हमें पता नहीं वो इंफॉर्मेशन को कैसे यूज करना है। हाँ। हमारे पास नॉलेज है लेकिन हमें पता नहीं कि उस नॉलेज को कब यूज करना है। हाँ। लेकिन उन लोगों के पास इंफॉर्मेशन भी है, नॉलेज भी, और विजडम है। अप्लाइड नॉलेज इज विजडम। सो उनके पास विजडम है, उन्हें पता है कि कब क्या खाना चाहिए। हाँ। उसीलिए सीजनल फ्रूट्स खाते हैं, उसीलिए हम पिकल्स यानी कि अचार बना के रखते हैं। वो फर्मेंटेड फूड है और फर्मेंटेड फूड इज़ वेरी यूजफुल टू आवर बॉडी।
तो ये एक एग्जाम्पल दिया मैंने। हाँ। तो उसी तरीके से ऐसे नॉर्मल आप खाना खाओ, देयर इज नो हार्म इन दैट। व्हाई यू वांट टू, ऐसा क्यों खाना है जिसमें ऑयली यूज़ नहीं होता, क्योंकि ऑयल इज रिक्वायर्ड ऑल्सो। मैं मेरे मरीज को एडवाइस यही करता हूँ कि आपके पास दो चॉइस है। हाँ। अगर आपको देसी घी खाते हो और आपको डर लगता है कि आपको हार्ट की बीमारी होगी, तो ठीक है, हार्ट की बीमारी क्यूरेबल है आज की तारीख में ऑलमोस्ट। लेकिन आप देसी घी नहीं खाते हो और जिससे आपको कैंसर हो सकता है, कैंसर का तो कोई इलाज ही नहीं है, तो आप किससे मरना चाहोगे, हार्ट की बीमारी से या कैंसर से? ये क्वेश्चन आपको इंडिविजुअली आंसर करना है। हार्ट की बीमारी के लिए इलाज है, कैंसर के लिए कोई इलाज वो नहीं तो इलाज भी नहीं है, वो ऑप्शन। तो इट इज बेटर टू ईट देसी घी एंड हैव अ हार्ट डिजीज रादर देन हैव कैंसर। यस सर। तो उसीलिए आई विल नॉट एडवाइस सच हीरोइक मेजर्स। सर जैसे कि अभी हम यंगस्टर्स के अंदर देखते हैं कि अभी एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे कि एक देसी डाइट हो गई और एक प्रोटीन पाउडर्स हो गए। तो सर प्रोटीन पाउडर्स क्या सच में हार्मफुल होते हैं हार्ट, किडनी और इन चीज़ों के लिए, अपने बॉडी ऑर्गन्स के लिए, या फिर ये सिर्फ मिथ्स है? एक्चुअली नहीं, मिथ्स नहीं है, इसमें कुछ सच्चाई भी है। हाँ। प्रोटीन पाउडर जो वेरियस कंपनीज बना रही है उनका वो ट्रेड सीक्रेट ही रखते हो। कुछ हद तक प्रोटीन्स आर गुड, पर एक स्पेसिफिक इंडिकेशंस है कि किन किन लोगों ने प्रोटीन्स लेना चाहिए। आमतौर पे सबने नहीं लेना चाहिए, पर जैसे कि अभी कोई लंबी बीमारी में था और वो एकदम उसको कैटाबॉलिक फेज में चला गया, यानी कि मसल लॉस हुआ उसे, तो मसल लॉस को प्रिवेंट करने के लिए हम प्रोटीन सप्लीमेंट्स देते हैं। और वो भी एक स्टैंडर्ड फार्मास्यूटिकल कंपनी जो जिनका रेपुटेशन पता है हमें कि वो कोई ऐसे केमिकल मिक्स नहीं करेंगे जो हमारे शरीर के लिए हार्मफुल हो। सो वो तब हम यूज़ करते हैं, या फिर हम एज अ सप्लीमेंट यूज़ करते हैं इन एल्डरली पेशेंट्स जिनको मसल लॉस का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, सार्कोपीनिया कहते हैं जिसे। जैसे 50 साल के बाद जो सार्कोपीनिया चालू होता है, या फिर उनके लिए जो बहुत स्ट्रॉन्ग एथलीट्स है जिन्हें कॉम्पिटिटिव हिस्सा लेना है या जिन्हें बॉडी बिल्डिंग में हिस्सा लेना है, मसल बिल्डअप करना है, उन लोगों के लिए हम एडवाइस करते हैं कि प्रोटीन सप्लीमेंट्स ऐड करें, पर उसमें भी जितना नेचुरल प्रोटीन ले सकते हो, जैसे एग्स है, मिल्क है, मीट है, नॉन वेजिटेरियंस फूड है, उनमें मैसिव गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स होता है। और फिर उसके बाद जो थोड़ा बहुत बचता है उसे हम पाउडर से सप्लीमेंट करना है। ये नहीं कि सिर्फ पाउडर्स पूरा लेना है, वो सिर्फ सप्लीमेंट ही है, क्योंकि उसमें जो केमिकल्स यूज़ करते हैं इतनी सारी कंपनी बनाती है, हमें उनका कुछ भी नहीं मालूम कि वो क्या यूज़ हो सकता है। उसमें स्टीरॉयड्स हो सकता है उसमें कुछ ऐसे केमिकल हो जो हमारे शरीर के लिए हार्मफुल हो, और वो ट्रेडमार्क है, उनका ट्रेड सीक्रेट है, वो बताते नहीं है कि क्या डाला है और क्या केमिकल है। तो वो नहीं करना चाहिए, जो स्टैंडर्ड फार्मूलाज है वही यूज़ करने चाहिए। तो सर जो जिम करते हैं, मतलब एक नॉर्मल, जैसे कि मुझे ऐसा कोई एथलीट नहीं हूँ ना, मेरे को बॉडी बिल्डिंग करनी है, एक फिटनेस के लिए अगर मैं फिटनेस के लिए करनी है तो आई विल नॉट रिकमेंड प्रोटीन सप्लीमेंटेशन। फिटनेस के लिए अपना नेचुरल खाने में ही इतना प्रोटीन मिल सकता है आपको कि आप खा सकते हो, और जो बचा कुचा है उससे थोड़ा बहुत आप सप्लीमेंट कर सकते हो। बट बाय एंड लार्ज ऐसी ज़रूरत नहीं है। आप 4 अंडे खाओ, 8 अंडे खाओ, ईच एग्स गिव यू अराउंड 5 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। आप 4 अंडे, अगर मैं खुद 4 अंडे रोज के खाता हूँ तो 20 ग्राम तो मुझे वहीं कैलोरीज मिल गई। 1 लीटर दूध पी लो, 30 ग्राम वहाँ पे मिल गए आपको, 50 ग्राम तो यहीं हो गई। नॉर्मल रिक्वायरमेंट आपका लगभग 80 ग्राम के करीब है, मान के चलो। और बाकी का आप नॉर्मल खाने में आपको जो पनीर है, आपका दाल है, उसमें बहुत सारे वेजिटेबल प्रोटीन्स लेस इफेक्टिव है लेकिन मिल जाते हैं। तो बाकी का दही है, दही में छाछ है, 500 ग्राम 500 ml की छाछ में लगभग 8 ग्राम्स प्रोटीन होता है। सो ये चीज़ें भी ऐड करती है। सर जो अभी एनर्जी ड्रिंक चलती है, एक ब्रांड का नाम नहीं लूँगा, बहुत सारी एनर्जी ड्रिंक्स जो चलती है, वो बॉडी पे अच्छा इफेक्ट, मतलब सच में उनसे एनर्जी मिलती है या फिर ये सारे मिथ्स है? नहीं, ये वो सारे मिथ्स है। एनर्जी ड्रिंक एक्चुअली दे आर डैमेजिंग टू यू। अब वो डिपेंड भी करता है कि कौन सा एनर्जी ड्रिंक है। अब एनर्जी ड्रिंक में क्या है, पहले तो सेम अगेन द क्वेश्चन कम्स के केमिकल्स क्या है। अगर किसी भी एनर्जी ड्रिंक में एडेड शुगर है तो दैट इज 110% हार्मफुल टू योर बॉडी, ये लिख के लो। अगर उसमें एडेड शुगर है तो वो एनर्जी ड्रिंक ही नहीं है इनफैक्ट।
because there is added sugar in that, and added sugar is something which is harmful to our body. हम तो लेबल आजकल गवर्नमेंट ने सारे वर्ल्ड ओवर कंपलसरी किया कि न्यूट्रिशनल लेबल लगाना है, तो हमें कुछ भी चीज़ हम खाते हैं पैकेज चीज़, उसमें हमने ज़रूर से देखना है कि एडेड शुगर कितना है। हाँ। जैसे फॉर एग्जांपल एनी कोल्ड ड्रिंक्स ले लो आप, कोल्ड ड्रिंक्स में 40% एडेड शुगर होता है। हाँ। जैम ले लो आप, जेली जैम ले लो, उसमें 60% एडेड शुगर होता है। नॉर्मल हमें 5% से ज़्यादा हमारा बॉडी यूटिलाइज नहीं कर सकता, 5 ग्राम से ज़्यादा। तो हम इतना हैवी अगर आप एडेड शुगर लेंगे तो वो लिवर को डैमेज करेगा ही करेगा। आई मीन्स ओबेसिटी, लिवर डैमेज, फैटी लिवर, ये सब प्रोसेस उसी से शुरू होती है, क्योंकि उसमें फ्रुक्टोज होता है, एंड फ्रुक्टोज इज़ वेरी डैमेजिंग टू आवर बॉडी। ये जो यंग जनरेशन है इसके अंदर एक बहुत ज़्यादा ट्रेंड चलता है स्मोकिंग का और ड्रिंक करने का। तो सर कोई एक अच्छी डाइट से, जो मतलब बहुत सारे लोग बोलते हैं, अगर कोई स्मोक कर रहा है मुझे बोलते हैं कि यार स्मोक मत करो, तो उसका एक ही रीज़न होता है कि मेरी डाइट अच्छी है। तो सर एक अच्छी डाइट से उस पर कोई इफेक्ट आता है? स्मोकिंग तो बिल्कुल ही नहीं करनी चाहिए। हाँ। वो तो बिल्कुल, चाहे आप दुनिया का कुछ भी कर लो, स्मोकिंग के बैड इफ़ेक्ट्स रहने वाले हैं। उससे कैंसर ज़रूर से होगा, उससे हार्ट की बीमारी होती है, उससे हाई ब्लड प्रेशर होता है और बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं। सो स्मोकिंग एक इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर है ये सारी चीज़ों के लिए, तो स्मोकिंग तो बंद ही करना है हमें। दूसरी बात रही अल्कोहल की, तो अल्कोहल में जो मेन अल्कोहल है, यानी कि अल्कोहल जैसे वोडका है या स्कॉच है, विस्की है, ये एक थोड़ी मात्रा में, वो तब तक तो ठीक है जब तक हमारा लिवर हैंडल कर सकता है उसको। अगर उसकी क्वांटिटी बढ़ती है तो लिवर हमारा हैंडल नहीं कर सकता। हाँ। तो वो फिर अल्कोहलिक लिवर डिजीज हो सकती है। तो उसलिए जो शुरुआत करता है तो उसकी एंडिंग क्या होंगी ये पता नहीं, क्योंकि उसमें एडिक्शन होने के चांसेस बहुत होते हैं। हाँ। उसलिए इट इज़ बेटर टू अवॉइड, अल्कोहल भी नहीं लेना चाहिए। हो सोशल ड्रिंकिंग वंस इन अ मंथ, वंस इन 3 months, दैट्स ओके, 1 पैग और 2 पैग इज ओके। बट उसमें भी डाइट से आपका सब ठीक हो जाएगा वैसा नहीं है कि आप अल्कोहल चालू रखेंगे और मैं हेल्दी डाइट लूँगा तो ठीक हो जाएगा, तो वैसा नहीं है। जो सबसे इम्पोर्टेंट आज के नौजवानों में, स्पेशली बोथ लड़कों में भी और लड़कियों में भी, जो ट्रेंड चल रहा है वो है बियर का। हाँ। बियर का बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है आजकल, और वो बियर लगभग 6 बॉटल, 10 बॉटल, 12 बॉटल उस तरीके से बियर पीते हैं, और बियर हमारे शरीर के लिए बहुत हार्मफुल है। उसका कारण अल्कोहल नहीं है, क्योंकि बियर बनाया जाता है फर्मेंटेशन से, और उसमें प्यूरिन्स होता है, और वो प्यूरिन्स हमारे शरीर में इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करता है। और उसका एक इजी टेस्ट है, वो है यूरिक एसिड। अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो आपके लिए बियर जहर है। उसीलिए जापान में आजकल जो बियर कुछ मिलते हैं उधर प्यूरिन फ्री बियर भी मिलते हैं, बिकॉज प्यूरिन डैमेज करता है हमारे शरीर को। अल्कोहल इतना डैमेज नहीं करता जितना प्यूरिन्स बियर में है वो डैमेज करता है। तो बियर जैसे प्रोडक्ट हमें बिल्कुल भी नहीं पीने चाहिए। चाहे तो अल्कोहल इज प्रोबेबली बेटर देन बियर ऑफ द 2 इविल्स। दोनों इविल में अगर चूज करना हो तो अल्कोहल मे बी बेटर देन बियर। तो सर बहुत सारे ऐसे मिथ्स हैं जो यंगस्टर्स रीज़न देते हैं, मिथ्स भी नहीं बोल सकते इनको, कि अगर हम ड्रिंक कर रहे हैं तो ये कभी कभी करने में बॉडी के लिए अच्छा है, मतलब कि हमारे बॉडी के लिए अच्छा है। जैसे रेड वाइन का मिथ होता है कि फेस पे ग्लो आता है इससे, तो ये सच है या फिर ये बस? कुछ देखो, अल्कोहल के कुछ अच्छे प्रॉपर्टीज है, लेकिन उसका अच्छाई या उसकी बुराइयां बहुत ज़्यादा है अच्छाइयों से, उसलिए वो बैलेंस नहीं होता। कुछ मात्रा में जब तक अच्छाई और बुराइयां बैलेंस होती है तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर बुराइयां ज़्यादा हो रही है तो उस समय यू हैव टू स्टॉप अल्कोहल। वो तो वही चीज़ हो जाती है कि जिसको अगर कंज्यूम करना है तो वो उसके पॉजिटिव साइड दिखा के कंज्यूम करेक्ट, एब्सोल्युटली। बट एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग अल्कोहल की कोई ज़रूरत नहीं है हमारे शरीर। हाँ। इट्स एज गुड एज फ्रुक्टोज विच इज़ एज गुड एज डैमेजिंग द लिवर, फुल स्टॉप। एक और सर, जब यंगस्टर्स की बात चल रही है तो अभी यंगस्टर्स के अंदर या छोटी एज के अंदर एक मैस्ट्रिब्यूशन करने की हैबिट होती है बहुत सारे लोगों के अंदर। जैसे मेरी एज हो गई या फिर मुझसे छोटी, एक 10 एज से स्टार्ट हो जाती है ये हैबिट। तो सर ये कितनी हार्मफुल होती है? मतलब इसके बहुत सारे, अगर अपन गूगल वगैरह करते हैं तो इसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स भी है, नेगेटिव भी है। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि कुछ भी नहीं होता इससे,
बहुत सारे लोग बोलते हैं नेगेटिव इफेक्ट्स आते हैं बॉडी पे, तो सर ये क्या होता है ये एक्चुअली मेरा फील्ड नहीं है, लेकिन ये नेचुरल फिनोमेना है और इसके कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं है। बिल्कुल कोई नेगेटिव बिल्कुल नहीं है, किसी भी एज में नहीं है। सर एक क्वेश्चन है कि एक यंगस्टर्स में चलता है दिल टूट जाना, है ना, कि जैसे किसी से बात कर रहे हैं तो बात आज बंद हो गई, दिल टूट गया, अब वो कह रहा है कि मेरे हार्ट में पेन हो रहा है या फिर मैं रह नहीं पा रहा। तो सर सच में ये वो जो चीज़ होती वो है एक्चुअली स्ट्रेस फिनोमेना है, हाँ वो तनाव है, स्ट्रेस है। और स्ट्रेस जब कभी भी होता है तो बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं हमारे शरीर में, कैटाकोलसामाइन कहते हैं, जैसे एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन और बहुत सारे डोपामिन, ये बहुत सारी चीज़ें हमारे शरीर से निकलती है। और जब ये हार्मोन्स हमारे शरीर से आते हैं तो दिल बहुत तेज़ी से कई बार चलता है, कई बार ऐसा लगता है घबराहट सी होती है, घुटन सी महसूस होती है। ये सारे हार्मोनल स्ट्रेस इफेक्ट हैं, तो उसे हम दिल टूटना कहते हैं क्योंकि वो डायरेक्टली दिल को अफेक्ट करता है, ये सारे हार्मोन्स। अच्छा सर, एक लास्ट क्वेश्चन पूछता हूँ मैं, और इसी के साथ अपन आज का ये एपिसोड ख़त्म करते हैं कि अपन ने जो बात की, एक अगर आप शॉर्ट में समझा सको कि आज अपन ने ये चीज़ें इस पॉडकास्ट से सीखी। जो महत्व का है हाँ। इस पॉडकास्ट में वो ये है कि हम आने वाले 10 या 15 साल के बाद जो आने वाली बीमारियां हैं उसे रोक सकते हैं। अगर हम पहले सारी सावधानियां बरत ले तो हम ये आने वाली बीमारियों को रोक सकते हैं और एक हेल्दी समाज बन सकता है। और यंगस्टर्स को ये जानना ज़रूरी है कि क्या क्या लाइफस्टाइल उन्हें चेंज करनी है और किस तरीके से अपनी जीवन शैली को रोटेट करना है ताकि आगे आने वाले काल में वो हेल्दी रहे और उन्हें कोई बीमारी ना हो। तो ये पॉडकास्ट में ये इम्पोर्टेंट है। दूसरा कि लाइफस्टाइल में जो इम्पोर्टेंट महत्व की चीज़ें हैं, जैसे कि डाइट है, एक्सरसाइज है, निद्रा है, स्लीप है, हमें 7 से 8 घंटे ज़रूर से सोने चाहिए। एक्सरसाइज में मैंने बताया कि हमें फिज़िकली एक्टिव रहना चाहिए। उसी तरीके से मैंने स्ट्रेस यानी कि तनाव एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है सारे बीमारियों का जड़। एक स्ट्रेस भी है क्योंकि स्ट्रेस से हमारा विसरल फैट, मोटापा बढ़ता है और उसके कारण बहुत सारी बीमारियां होती हैं। इसी तरीके से स्मोकिंग, अल्कोहल जो हमारे शरीर के लिए हार्मफुल है, और कई लोग भले अल्कोहल या स्मोकिंग नहीं करते होंगे लेकिन उनमें एक बुरी आदत होती है जिसे हम सेल्फ मेडिकेशन कहते हैं, खुद होके दवाइयाँ खाना। जैसे एंटीबायोटिक्स आर वेरी हार्मफुल टू आवर बॉडी क्योंकि वो बैक्टीरिया जो हमारे नॉर्मल अच्छे बैक्टीरिया होते हैं उसको भी डिस्ट्रॉय करते हैं। उसी तरीके से हम ऐसा लगा एसिडिटी है, हम एंटासिड्स ले लेते हैं, वो भी शरीर के लिए हार्मफुल है। ऐसे बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो शरीर के लिए हार्मफुल है। प्रोटीन पाउडर फॉर एग्जाम्पल, वो नहीं करना चाहिए, डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं लेना चाहिए। तो ये सारे हम जिम वाले कुछ भी बोले, लेकिन डॉक्टर से पहले सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। तो ये सारा पॉडकास्ट का सारांश रहा। और हार्ट की बीमारी एक रिजल्ट है बेसिक बड़ी बीमारी का। एक बड़ी बीमारी जो हमारे सारे वर्ल्ड में फैली हुई है उसे हम मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स कहते हैं। और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स एक बड़ी बीमारी है जिसके सारे ब्रांचेस है। हार्ट की बीमारी, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, एल्जीमर्स, डिमेंशिया यानी ब्रेन की बीमारियाँ, स्ट्रोक्स, ये सारी एक बड़ी बीमारी से निकलते हुए उसके ब्रांचेस है। तो अगर हम बड़ी बीमारी को ही शुरुआत में रोक ले तो ये सारी बीमारी से रोक सकते हैं। तो ये पॉडकास्ट का ये महत्व है इस पॉडकास्ट। ठीक है सर, थैंक यू सो मच कि आप हमारे पॉडकास्ट सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको फर्स्ट एपिसोड में आए हो, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के लिए मैं एक गिफ्ट लेके आया हूँ सर आपके लिए। गिफ्ट देना भैया। सर ये हमारी और हमारी टीम की तरफ से आपके लिए गिफ्ट है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपकी टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना अच्छा पॉडकास्ट बनाया और सारे प्रश्न सही तरीके से पूछे। धन्यवाद। सर इसके बाद आपका सिर्फ एक छोटा सा आशीर्वाद आगे आने वाले के लिए टाइम के लिए। आपको बहुत बहुत बेस्ट विशेस, और मैं चाहूँगा कि आप ऐसे पॉडकास्ट बहुत सारे लोगों के साथ, एक्सपर्ट्स के साथ करते रहे और सक्सेसफुल रहे। थैंक यू सर।